A very good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all back in the today lecture of the story of village Palampur, and we had discussed up to the capital needed in the farming. तो बच्चों अभी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इकनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जो बहुत ही बेसिक स्टोरी से हमने स्टार्ट किया है कि कैसे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम पूरा करते हैं एक बेसिक लेवल पे जाके, उसको हमें सीखने का इससे मौका मिल रहा है। और जो इकनॉमी है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बहुत ही वास्ट टर्म है और ये एक बेसिक चैप्टर है जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा लाइफ में साइकिल चलता है, सर्कल चलता है, यानी इकनॉमी का सर्कल मूव करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। सो अभी तक हमने पढ़ा था कि फार्मर्स के लिए 4-5 फैक्टर्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने 6 फैक्टर स्टडी किया था। द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, उससे पहले हमने स्टडी किया था लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, गुड्स चाहिए और सीड्स चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सब हमने फैक्टर स्टडी किए थे। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम स्टडी करेंगे, इसी टॉपिक को हमारा कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक था द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। और हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया था कि फार्मर्स को जिनके पास कैपिटल नहीं है वो बोरो करते हैं, यानी उधार लेते हैं, लैंडलॉर्ड से लेते हैं, बड़े फार्मर से लेते हैं, या फिर जिनसे वो सामान ले रहे हैं कुछ, उनसे वो उधार ले लेते हैं कि हम आपको थोड़ी देर के बाद ब्याज चुकाना पड़ता है उनको, और उसके बाद इंटरेस्ट दे के वो अपना लोन अमाउंट पे कर देते हैं। बट वो उतना ज़्यादा हो जाता है लोन अमाउंट कि वो अपनी इनकम को मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी सारी इनकम इसी लोन इंटरेस्ट में चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उन किसानों के पास पहले पैसा नहीं होता, अगर पैसा मिल जाता है तो वो उसके इंटरेस्ट में ही अपनी सारी इनकम को दे बैठते हैं, खो बैठते हैं, अपनी जितनी भी इनकम है वो सब उनके इंटरेस्ट में चले जाती है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो रहता है साहूकारों को रहता है, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं या जो बड़े बिग फार्मर्स हैं या जो इंटरेस्ट फाइनेंसर्स हैं, वो उनको ऐसे लेते हैं, ऐसा तोड़ मरोड़ के कि बेचारे वो अपना इनकम में से बचा नहीं पाते और सारी इनकम उनकी उसी में ख़त्म हो जाती है इंटरेस्ट देने में। ये हमने लास्ट लेक्चर तक स्टडी किया था। और एक एग्जांपल भी लिया था एक लेडी का, गरीब लेडी का, सिंह से पैसे उधार लिए थे और उसके पास उसने पैसे तो उधार लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और उसको तेजपाल सिंह के खेतों में काम भी करना पड़ता था इंटरेस्ट देने से अलग। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना हार्ड वर्क कर रही है, फिर भी वो उसका इंटरेस्ट जो है पूरा नहीं कर पा रही है। Now the second point is in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from their farming. छोटे किसानों को तो लोन लेना ही पड़ता है, पर जो मीडियम और बिग फार्मर्स हैं, उनके पास जो उनकी इनकम हुई थी लास्ट ईयर की, उसमें से वो सेविंग करते हैं अगले साल के बीजों, अगले साल की पैदावार के लिए, यानी अगले साल जो उन्हें फार्मिंग करनी है वो उसी में से सेव कर लेते हैं। दे डोंट नीड टू बोरो मनी फ्रॉम समवन। सो इसलिए उनकी जो इनकम है वो सरप्लस हो जाती है। अब देखो, जो छोटे किसान हैं बच्चों, समझने की कोशिश करिए, छोटे किसानों की जो इनकम हुई वो सारी कहाँ चलेगी, उसके ब्याज में और दूसरे जगह चलेगी, उसको अपने लिए तो बचा ही नहीं, इसलिए वो गरीब का गरीब रह गया। पर जो बड़ा किसान है उसने ना तो ब्याज देना पड़ा उसको, और वो तो उल्टा ब्याज ले रहा है छोटे किसानों से, यानी वो डबल इनकम कमा रहा है एक तरह से, तो इसलिए उसका बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। एंड दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब उनके पास सेविंग कैसे बची, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया, और आगे हमें और क्लियर हो जाएगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा अब। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स मेन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग? लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। देयर आर सम fill in the blanks. You have to try the blanks and fill up these forms. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. लेबर जो है वो हमारे पास सरप्लस है, लैंड कम हो सकता है, कैपिटल कम हो सकती है, बट लेबर जो है हमारे पास अभी तक सरप्लस है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ईजिली लेबर मिल जाती है। और आपने देखा भी होगा कि जो बाहर से भी, अगर हमारे स्टेट में लेबर नहीं है तो दूसरे स्टेट से भी लेबर आके काम करती है, और लेबर की कमी नहीं है, अबंडेंट लेबर है। सबसे अबंडेंट जो 3 फैक्टर्स में सबसे अबंडेंट क्या है, हमारे पास लेबर है। एंड देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेजेस। और बहुत से लोग आसानी से काम कर लेते हैं खेतों में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, यानी लेबर की हमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क आर लिमिटेड। दे बिलोंग टू इधर लैंडलेस फैमिलीज और पुअर फैमिलीज।
फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें आएगा पुअर फैमिलीज, दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफ़िकल्ट लाइफ. नाउ इन कंट्रास्ट टू द लेबर, अगेन इज अ फिल इन ब्लैंक, लैंड इज़ अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें आएगा लैंड आएगा कि सबसे स्केर्स फैक्टर कौन सा है, लैंड है. कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ वेरी लेस. उसके बाद से कल्टिवेटेड लैंड जो अवेलेबल है वो और भी कम है. मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली. जो एग्जिस्टिंग लैंड है वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कुछ अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, जैसे हमारा पालमपुर विलेज में ही था एग्जांपल, कि कुछ किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है. सिर्फ कुछ किसानों यानी थोड़े से किसान, और मोस्टली किसानों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर ज़मीन है. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो फार्मिंग लैंड है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है. और जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो खुद खेती कर लेंगे और उनको दूसरों के खेत में भी काम करना पड़ता है. जैसे हमने पहले फैक्टर में डिस्कस किया कि कई बार वो लोन अमाउंट ले लेते हैं, उसको उतारने के लिए पहले अपने खेत में काम करते हैं, फिर बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं. इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी उनको इनकम प्रॉपर नहीं हो रही है. एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborer. यानी वो काम करने के बाद भी उनकी जो कंडीशन है वो किसी लैंडलेस फार्मर से कम नहीं है. यानी उनकी कंडीशन भी इक्वलेंट टू जिसके पास ज़मीन नहीं है उसी लेबरर के इक्वलेंट है. हम कहते हैं ना कि ज़मीन किसान की माँ जो होती है उसकी. बच्चों एक बहुत बड़ी आइटम है हमारे देश में, कहा जाता है कि जो किसान की माँ होती है वो उसकी ज़मीन होती है, क्योंकि ज़मीन ही उसका पेट पालती है, उसका पोषण करती है. एक हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि लैंड इज़ द मदर ऑफ द विलेजर फार्मर्स, क्योंकि उसी ने उसको बच्चों को खाना देना है. माँ क्या करती है, माँ हमें खाना देती है, हमारा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, और वैसे ही किसान का ध्यान उसकी ज़मीन रखती है, उसके लिए उसके बच्चों को पालती है आगे, उसी से उसकी इनकम होती है. सब कुछ किसान का उसकी ज़मीन होती है, इसलिए बोला जाता है कि किसान की माँ उसकी ज़मीन भी होती है. नाउ टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर यूज़ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड बोथ दिस हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. दोनों यूज़ करते हैं, वो अनकल्टिवेटेड लैंड को भी यूज़ कर लेते हैं मॉडर्न टेक्निक से, और पेस्टिसाइड्स डाल के, केमिकल्स डाल के उनसे भी वो उनसे कल्टिवेशन ले लेते हैं. नाउ मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टेक्निक. स्मॉल फार्मर्स यूजली नीड टू ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या आएगा, पैसा बहुत लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टर्स महंगे हैं, कंबाइंस महंगी है, थ्रेशर्स महंगे हैं, हार्वेस्टर्स कॉस्टली हैं. तो अगर इन सबको आपको परचेज़ करना है एक स्मॉल फार्मर को, तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है. पर बिगेस्ट फार्मर्स, जो बिगर फार्मर्स हैं, वो इजीली कर लेते हैं, बट उनके लिए भी उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए. स्मॉल फार्मर्स यूजली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्मॉल फार्मर्स को मनी बोरो करनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी, लोन लेनी पड़ेगी. एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. और उनको बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन जो है उनका ख़राब हो जाता है. और इसी वजह से जो हमारा जो कई ऐसे कंट्री, हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर किसानों ने इस लोन को ना चुकाने के लिए आत्महत्याएं तक करी हैं, सुसाइड तक की हैं. और बहुत हाई फैक्टर है बच्चों में. आप सोच भी नहीं सकते कि महाराष्ट्र में जब सूखा पड़ गया था तो वहाँ पर किसानों ने जो पैसा लिया था साहूकारों से ब्याज पे, वो ना चुकाने से उनकी ज़मीन गिरवी हो गई थी और उन्होंने बाकायदा आत्महत्या तक कर ली थी. फिर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और जो उनका लोन वगैरह था वो माफ़ कराया. कुछ ऐसा हुआ सिस्टम, मुझे पूरा नहीं याद, बट कुछ ऐसा हुआ था. बट फैक्टर ये है कि वहाँ पर लोन ना चुका पाने की वजह से उन्होंने सुसाइड तक किया. ऐसे बहुत से, और एक दो नहीं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स वर देयर हु डिस्ट्रॉय देयर लाइफ इन बाय नॉट पेइंग द मनी. उनको अपनी लाइफ ख़त्म करनी पड़ी पैसा उधार का नहीं चुका पाने के कारण. Now, through both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. Land is a natural source. देखो लैंड तो बच्चों नेचुरल सोर्स है, अगर नहीं है तो हम उसको कहीं से पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है. बट मनी का ह्यूमन रिसोर्स है, वी कैन अरेंज इट, वी कैन मैनेज इट, बट इन द टर्म्स ऑफ लैंड, एज इट इज़ अ नेचुरल सोर्स, वी कांट डू एनीथिंग विद दैट. So this is the basic difference between these two resources. Land is a natural resource and it is very limited in quantity and it is not be increased. It can be increased in some very small amounts of, you can say, by using the pesticides, fertilizers, you can increase a little bit amount of the land. But capital, you can arrange it, you can manage it, you can convert it directly or indirectly.
into your resource. Whereas money capital is a man-made. There is again a fill in the blank, and we can use the term capital here. It is possible to increase capital. Yes, it is possible to increase capital, whereas land is fixed. As I already told you, land is fixed. There is a very little chance we can increase the little amount of land. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural sources used in farming. Now, next factor is sale of surplus farm products. Let us suppose that farmers have produced wheat on their lands using these three factors of production: land, capital and labor. The wheat is harvested and production is complete. Wheat harvest होगी यानी complete होगी है उसकी production और वो बिकने के लिए आ गई है. What do farmers do with wheat? They retain a part of the wheat for their family's consumption. वो कुछ एक अनाज जो है, जो जितना भी उन्होंने सपोज प्रोडक्शन किया है उसमें से कुछ एक पार्ट वो अपनी फैमिली के लिए रखेंगे फॉर द होल ईयर. देयर इज़ अ हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, आप कहें कि एक ट्रेडिशन है कि हम सभी घरों में अनाज को स्टोर करते हैं. शुरू से अनाज स्टोर करते हैं, पूरे साल का स्टोर करते हैं और फिर इसको यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि जो पुराना अनाज है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है खाने में, चाहे वो चावल हो चाहे वो अनाज हो, हमारा कनक वीट हो जिसको हम गेहूँ बोलते हैं. नाउ दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट. और बाकी की वीट वो क्या करते हैं, सरप्लस करते हैं. गवर्नमेंट ने ग्रेड डिसाइड किया है कि आपको मिनिमम इतना पर क्विंटल मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ द फार्मर्स, कि उतना आपको मिलेगा, उससे सरप्लस भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्शन. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टर्म, कि हमारे यहाँ पे जो वीट या कोई भी जो किसान जो है अपनी क्रॉप लेके आते हैं उन सब के लिए एक एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है. एंड सेल द सरप्लस वीट. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज स्मॉल. जो छोटे फार्मर है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, सविता है और गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज़ वेरी स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज़ ऑल्सो टू केप्ट फॉर देयर ऑन फैमिली नीड्स. उनकी प्रोडक्शन भी कम है और उसमें से भी प्रोडक्शन कम होने के में से जो उनको अनाज अपने लिए भी रखना है, अब वो बाहर तो लेने जाएंगे नहीं, अपने लिए भी उनको गेहूँ रखनी है, अपने लिए भी अनाज रखना पड़ेगा. उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा बचता है जिसको वो बेच के कुछ एक पैसे ही कमा पाते हैं, और वो भी उनके आपको पता है कि कहाँ चले जाएंगे, ब्याज में और अन्य किसी ज़रूरत में. सेविंग तो ना ही के बराबर है कि हमारे जो मेन हम कहते हैं कि हम अब क्राइसिस में टाइम आता है तो सेविंग हमारी काम आती है. हम जितने भी बात करते हैं कि सेविंग्स आर द मेन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि जब इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो फिर सेविंग्स ही काम आती हैं, चाहे वो कंट्री की बात हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे बात हो, चाहे वो एक किसी भी लेवल पे, या आप कह सकते हैं पर्सनल लेवल या कंट्री लेवल या स्टेट लेवल, तो किसी की बात कर सकते हैं. तो सिर्फ जब इकोनॉमी डाउन, जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी सेविंग्स ही आपको बचाती हैं, सेव करती हैं, इसलिए उनका नाम सेविंग्स है शायद से. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market, and you can see the bullock cart streaming in figure 1.1. We have to go back to figure 1.1, which is given in our NCERT textbook, that a bullock cart is going to the nearby market for selling the wheat, surplus wheat. We have seen that in figure 1.1. Yes, scene of a village in which a bullock cart is going to carrying the wheat and going to the nearer market, and nearest market, the two towns are there, a small village and a town, to where we can sell the wheat. And the traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and the cities, and to the government also. Tejpal Singh, the large farmer which I have discussed, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. Now 350 quintal. Suppose the minimum selling price of wheat is 2000 by the government, so means he has earned 7 lakh rupees by selling the 350 quintals of wheat. He has earned how much amount? 7 lakh rupees. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earnings. If we assume 2000 per quintal, then total income is 7 lakh per year or per season. What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year Tejpal Singh had put
मोस्ट ऑफ मनी इन इज बैंक अकाउंट, उसने लास्ट ईयर तो अपनी सारी सेविंग बैंक अकाउंट में रखी थी। लेटर यूज़ द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता, फिर वो क्या करता है कि इसमें से छोटे किसानों को पैसा ब्याज पे देता है और उससे भी इनकम लेता है। लास्ट लेटर ही यूज्ड द सेविंग्स फॉर lending to the farmers like Savita and Gopal who were in need of a loan. He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. और इस पैसों से वो अगले साल के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको रिक्वायर्ड है उसके लिए भी सेव कर लेता है बहुत ईजिली। यानी अब उसको जितनी इनकम हुई थी इस साल उसको सर्कल चल पड़ा कि उसने जो पैसे थे वो 7 लाख सपोज आए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। 7 लाख उसके पास आए, 3.5 लाख सपोज उसने अपने लिए रख लिए अपने ज़रूरतों के लिए और अपने फैमिली के लिए। 3.5 लाख में से 2 लाख रुपए उसने जो इनकम हुई थी 2 लाख रुपीज़ ब्याज पे दे दिए, उससे भी उसको 50-60 हज़ार की इनकम होगी। यानी 2 लाख रुपए से भी उसने 50-60 हज़ार रुपये और अर्न किए और बाकी के 1.5 लाख रुपए सपोज उसने अपने नेक्स्ट ईयर की कैपिटल के लिए बचा लिए, जिससे उसको फिर से फर्दर इनकम होगी। यानी उसकी सेविंग्स भी हो रही हैं प्लस उसका उस पैसे से नेक्स्ट ईयर के लिए बचत भी हो रही है और उस पैसों से वो अगले साल के लिए भी पैसा बना रहा है। दैट इज़ द इकोनॉमी। और 2 लाख पे भी उसने 60-70 हज़ार रुपये ईजिली कमा दिया, यानी 2 लाख तो वो भी वापस आए और उसके ऊपर प्लस 60-70 हज़ार रुपये वो भी उसकी इनकम वापस आ गई। और जो 1.5 लाख रुपये लगाएगा वो अगले साल उससे उसके फिर से 5-6 लाख रुपये की फसल पैदा होगी, एक्सेप्ट लेबर लैंड जो भी खर्चा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वो इनकम अपनी बढ़ा रहा है, कैसे अपनी इनकम तेजपाल सिंह बढ़ा रहा है। बट जो छोटे फार्मर हैं जिनको वो लोन दे रहा है वो तो बेचारे लोन चुकाने में ही रह गए। उनको जितनी भी इनकम होगी वो सब वो लोन चुका रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, वो सेविंग तो कर ही नहीं पा रहे हैं और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी फिर लो रह जाएगा। सो ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन एंड दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। और वो सोच रहा है कि मैं जो सेविंग्स इतनी हो गई हैं कि वो अब एक नया ट्रैक्टर भी ले लेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, और एक और ट्रैक्टर लेने से उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल से फिर हमें और भी बेनिफिट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, उसकी तरह जो दूसरे भी फार्मर्स हैं वो भी अपने फार्म प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। सिमिलरली वो भी अपने अर्निंग को सेव करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए जो कैपिटल उनको रिक्वायर्ड है, अब नेक्स्ट ईयर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो भी उसमें से वो अपनी इनकम में से ईजिली बचा लेते हैं और उसके बाद भी सेव कर लेते हैं। सो यू कैन थिंक हाउ मच अर्निंग दे आर फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल। और ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास अपना पुश्तैनी अपना फिक्स्ड लैंड अवेलेबल था, उनको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने थे, उनको फिक्स्ड लैंड बहुत सारा अवेलेबल ऑलरेडी था। Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings, and some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops। और कुछ फार्मर्स तो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपना कैटल्स वगैरह भी ले लेते हैं, ट्रक्स खरीद लेते हैं ताकि खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करें, और अपनी दुकानें भी बना लेते हैं ताकि वो जो सरप्लस है वो खुद ही बेच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ। एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सो दिस कंस्टिट्यूट द, इससे हमें पता चलता है कि कैसे उनकी कैपिटल आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी कि जो ट्रक ले रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो भी है कुछ ऐसा। सो नेक्स्ट इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अभी तो हमने सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करी थी कि जो वहाँ पे 80 to 90% लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की। दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। We have learnt about the farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. यानी 75% population is directly engaged to the agriculture activities. Now first is the dairy, the other common activity. अब बच्चों आपको पता है कि हम कैटल्स रखते हैं और हम हर घर में डेली मिल्क का यूज़ होता ही होता है। सो दूध के लिए क्या चाहिए? कैटल्स चाहिए, काउस चाहिए, बफेलोस चाहिए, और वो फार्मर्स के पास भी होती हैं और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हैं उनके पास भी होती हैं और वो भी उनका एक इनकम का सोर्स है। नाउ डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेन फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ग्रास पे और ज्वार और बाजरा जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं
द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज, क्योंकि उनके गांव में इतनी विलेज की मिल्क की प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करते हैं बाकी का जो मिल्क है वो कहाँ सेल कर देते हैं, रायगंज में। जैसे अभी अब आप सबको पता है कि हमारे सिटी में प्रोडक्शन तो बहुत कंजप्शन तो बहुत ज़्यादा है मिल्क की, बट प्रोडक्शन इतनी नहीं है। तो हमारे वो जो प्रोडक्शन है मिल्क की, वो कहाँ से पूरी होती है, नियर बाय विलेजेस से। वो दूध सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस, जो कैटल्स हैं उनके पास सरप्लस अमाउंट में है और वहाँ पर इतनी कंजप्शन नहीं है, तो कंजप्शन के लिए वो शहरों में बेच देते हैं और हम वहीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नाउ द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय विलेज एंड two traders from Shahpur town have set up two collections cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारा कुरुक्षेत्र है, तो हम कुरुक्षेत्र के लिए रायपुर से या गढ़ी से, कहीं से भी जो नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ से दूध मंगाते हैं, और जो उसमें बीच में इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने चिलिंग सेंटर्स यानी कि दूध को स्टोर करना 1-2 दिन के लिए, ठंडा करना, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखे हैं जो और शहरों या बड़े टाउन्स में दूध को सप्लाई करते हैं गाँवों से ले लेके। जैसे कि सपोज़ 10 गाँवों का है, 10 गाँवों से मिल्क लिया, एक ने एक बड़े कस्बे में स्टोर हुआ, उस बड़े कस्बे से वो नियर बाय कॉलोनीज़ में सेल होने के लिए चला गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो यू हैव टू डू सम एक्टिविटी। देयर इज़ अ एक्टिविटी, लेट्स डिस्कस। And there are 3 farmers, farmer 1, farmer 2, farmer 3. You have to done this activity by reading the credentials given in your NCERT textbook. There is a not so big activity. There is a production of all 3 farmers and consumption and surplus production and how much earning they are earning and how much capital they are saving for their next year. You have to discuss this activity and do it in your notebooks or in your textbooks also you can do, and rest we will do in the next video lecture, and we will sum up this chapter in the next video lecture. We will end this chapter and surely we will do the exercises also. So till then students, good afternoon, good day, thank you.